वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट से कर रहे हैं जो कि बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक पर है और क्वेश्चन का टाइटल है जैस्मीन लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जैस्मीन लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सनफ्लावर लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो दी हुई हैं उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स और करंट एसेट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट इन एसएल है और लोन टू जेएल है, यानी सब्सिडरी ने पेरेंट को लोन दिया। उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और लोन जो है लोन फ्रॉम एसएल भी रिकॉर्डेड है। इसकी फिगर्स जो हैं वो मैच नहीं हो रही, जिसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अमाउंट इन ट्रांजिट होगी और फिर करंट लाइबिलिटीज गिवन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा है अपार्ट फ्रॉम दैट लोन जिसके अंदर हमने इन ट्रांजिट को डील करना है। एडिशनल फॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि जेएल एक्वायर्ड 75% शेयर ऑफ एसएल ऑन 1 जनवरी 2017। सो हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो 31 दिसंबर 2017 के बना रहे हैं और 1 जनवरी 2017 को एक्विजिशन हुई है। इसका मतलब है कि एक साल हुआ एक्वायर किए हुए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जेएल बुक कंसिस्ट ऑफ 10 मिलियन जेएल ऑर्डनरी शेयर इशूड 24 पर शेयर के हिसाब से और कैश पेमेंट ऑफ 280 मिलियन है इंक्लूडिंग प्रोफेशनल फी ऑफ ₹10 मिलियन। ये शामिल इन्वेस्टमेंट में नहीं होनी चाहिए, ये एक्विजिशन कॉस्ट एंड एक्सपेंस बनाना चाहिए, तो इसकी एक एडजस्टमेंट हम कर देंगे। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन है कि ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल नेट एसेट वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इंटेंजिबल एसेट जो कि ब्रांड है हुज फेयर वैल्यू वाज 40 मिलियन एज अगेंस्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ ₹25 मिलियन। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एस्टिमेटेड 5 years and the recoverable amount of the brand at year end 31 December 2017 was estimated at ₹28 million। तो ये टिपिकल फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है जिसके अंदर बाद में सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का इफेक्ट भी आएगा और इम्पेयरमेंट का इफेक्ट भी आएगा। थर्ड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जेएल वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू, जिसका मतलब है कि फुल गुडविल मेथड है और इस मकसद के लिए मार्केट प्राइस ऑफ एसएल शेयर was ₹36 at the date of acquisition which has increased to ₹40 as of 31 December 2017। तो हमने ₹36 को यूज़ करना है। बाद में एक्विजिशन डेट पे मेजर कर रहे होते हैं, बाद वाली वैल्यू को यूज़ नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन 4 है कि जेएल एंड एसएल शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 200 मिलियन एंड ₹60 मिलियन रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। तो ये हमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट गिवन है और इससे हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में जो है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है, तो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। फिफ्थ इन्फॉर्मेशन लोन्स के बारे में है कि इट वॉज ग्रांटेड ऑन 1 जुलाई 2017 एंड कैरीज मार्कअप ऑफ 10% पर एनम। अ चेक ऑफ 30 मिलियन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट was dispatched by JL on 31st December 2017 but was received by SL after the year end. No interest has been accrued by SL in its financial statement। तो सब्सिडरी ने अभी तक अपनी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की है, उसको रिकॉर्ड करना है हमें। उसके अलावा हमने जो इन ट्रांजिट आइटम है उसको एडजस्ट करना है और इन ट्रांजिट आइटम को एडजस्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि हम लोन को कैंसिल भी करें क्योंकि इंट्रा ग्रुप आइटम है। इंफॉर्मेशन 6 है कि on 1st May 2017, SL sold a machine to JL for ₹52 million at a gain of ₹12 million। However, no payment has yet been made। इसका मतलब है कि इसका रिसीवेबल पेबल भी कैंसिल करना होगा और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन जो है वो डिस्पोजल की डेट पर 2 years थी। तो इस पर जो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा बनेगा 1 मई से ऑनवर्ड 8 months का टाइम है, उसकी डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर करते हुए उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। सेवंथ है कि ड्यूरिंग द ईयर जेल मेड सेल्स ऑफ 250 मिलियन टू एसएल एट 20% अबव कॉस्ट। तो सेल परचेज तो प्रॉफिट और लॉस में कैंसिल होती है। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की है। 60% ऑफ दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन एसएल क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इन्वेंट्री में अभी पड़ी हुई है गुड्स तो इसकी एडजस्टमेंट हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी इफेक्ट करेगी। तो इसमें जो 20% मार्कअप गिवन है उसको हम एडजस्ट कर देंगे। फिर एट्थ इन्फॉर्मेशन है कि एसएल डिक्लेयर्ड इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 10% इन नवंबर 2017 विच वाज पेड ऑन 2 जनवरी 2018, यानी ईयर एंड तक पे नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि
द डिविडेंड हैज़ करेक्टली बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ कंपनीज, दोनों कंपनीज ने सही रिकॉर्ड कर लिया। अब इसकी दो एडजस्टमेंट होती हैं, एक तो हम प्रॉफिट और लॉस और चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड करेंगे जो डिविडेंड इनकम और जो डिविडेंड की डिक्लेरेशन है उसको, और दूसरा इम्पैक्ट ये क्योंकि ईयर एंड तक पे नहीं हुआ था तो रिसीवेबल और पेएबल के अंदर एडजस्टमेंट करनी होगी जो हमारे इस क्वेश्चन से रेलिवेंट है। प्रॉफिट और लॉस वाली एडजस्टमेंट हमारे इस क्वेश्चन से रेलिवेंट है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करें जेएल की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2017। तो हम टिपिकल 4 स्टेप फॉलो करेंगे, यानी फॉर्मेट, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनका डाटा, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमारा होगा कि हमने एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, और फोर्थ स्टेप के अंदर हम टोटल्स एंड कंप्लीशन करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम आंसर डेवलप करेंगे। तो आंसर के अंदर सबसे पहले एंटिटी का नाम, दैट इज जैस्मीन लिमिटेड। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं एज एट 31 दिसंबर 2017। तो हमने सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को रिफ्लेक्ट करना है, उसके बाद करंट एसेट्स को, देन इक्विटी, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सिर्फ लोन है जो कि इंट्रा ग्रुप लोन है तो उसने कैंसिल हो जाना है, लेकिन उसको फिलहाल मेंशन हम कर लेंगे, और करंट लाइबिलिटीज़ की वन है। वर्किंग्स की तरफ आए तो हमारी फर्स्ट वर्किंग बनेगी ग्रुप स्ट्रक्चर पे, सेकंड वर्किंग नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी पर, थर्ड वर्किंग हमारी बनेगी गुडविल पर, फोर्थ वर्किंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पर, और फिफ्थ वर्किंग ग्रुप रिटेन अर्निंग पर। इसमें से हमने वर्किंग वन को इनिशियली कंप्लीट करना है, जिसके अंदर हम 5 आइटम्स नोट कर लेते हैं। सब्सिडरी का नाम क्या है, एक्विजिशन डेट क्या है, पेरेंट की और एनसीआई की ओनरशिप, और गुडविल का मेथड। सब्सिडरी का नाम सनफ्लावर लिमिटेड है, एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 2017 है, यानी 1 ईयर हुआ है। पेरेंट का शेयर 75% है, जिसका मतलब है कि एनसीआई का शेयर जो है वो 25% है, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, इसका मतलब है कि फुल गुडविल मेथड है। सब्सिडरी सनफ्लावर लिमिटेड 1 जनवरी 2017 एक्विजिशन डेट है, पेरेंट की ओनरशिप गिवन है 75%, एनसीआई की 25%, और गुडविल का मेथड है फुल गुडविल। तो अब क्वेश्चन के डाटा की तरफ जाते हैं, और सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं उनका डाटा इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू लेंगे 880 एंड 330। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू 40 + 50। गुडविल के अलावा बाकी एसेट सेपरेटली शो करेंगे हम। फिर इन्वेस्टमेंट इन एसएल, ये गुडविल के अंदर शो होगी वर्किंग, लेकिन इसमें क्योंकि वो एडजस्टमेंट भी है एक्विजिशन कॉस्ट की, तो इस फिगर को अभी फाइनल के तौर पर शो नहीं करेंगे। लोन टू जेएल, ये अल्टीमेटली तो कैंसिल हो जाना है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर्स मैच नहीं कर रही, तो फिलहाल हम इसकी अमाउंट मेंशन कर देते हैं। करंट एसेट्स 640 एंड 345। इसके बाद शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। पेरेंट का शेयर कैपिटल जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा जाएगा, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों।
702.40, और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और प्रीमियम वर्किंग 2 के अंदर मेंशन किया जाएगा। शेयर प्रीमियम एक्चुअली 0 है सब्सिडरी का, स्टिल मेंशन कर देते हैं। तो एक्विजिशन डेट पर भी शेयर कैपिटल सेम ही होगा। इसके बाद रिटेन अर्निंग्स गिवन है, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स वर्किंग 5 में जाएंगी, और सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स वर्किंग 2 में मेंशन करेंगे। इसके बाद लोन फ्रॉम एसएल दिया हुआ है, ये फिलहाल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन कर लेते हैं, अल्टीमेटली इसने कैंसिल हो जाना। और करंट लायबिलिटीज की, एडिशनल फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं और फर्स्ट एडिशनल फॉर्मेशन जो है इसको देखते हैं। So JL acquired 75% share of SL on 1st January 2017. Cost of investment in JL books consist of 10 million JL ordinary share जो 25 पर शेयर पे रिकॉर्ड किए, तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, दैट्स फाइन। कैश पेमेंट ऑफ 280 मिलियन, दैट्स आल्सो रिकॉर्डेड, फाइन, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल फी ऑफ 10 मिलियन फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ एसएल। जो प्रोफेशनल फीस होती हैं ये एक्विजिशन कॉस्ट का हिस्सा है, इन्हें इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इन्हें चार्ज करना चाहिए टू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द पेरेंट एंटिटी। तो हम इसको इन्वेस्टमेंट से एक्सक्लूड करके रिटेन अर्निंग में से लेस कर देंगे, यानी इसे प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट में से हम ये 10 माइनस कर देंगे और हमारी इन्वेस्टमेंट 510 पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ग्रुप रिटेन अर्निंग के अंदर हम एक्विजिशन कॉस्ट को 10 बना देंगे, तो 10 यहाँ से लेस हो। सेकेंड इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, तो ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल नेट एसेट वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इंटेंजिबल एसेट, जो ब्रांड है उस फेयर वैल्यू वाज 40 मिलियन एज अगेंस्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ 25 मिलियन। तो हम इसे 25 से 40 पर ले जाएंगे। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ब्रांड की 5 ईयर्स है और रिकवरेबल अमाउंट ईयर एंड पर 28 मिलियन है। तो यहाँ पर हमें 3 एडजस्टमेंट्स को बेसिकली देखना है। एक तो हमें एक्विजिशन डेट पर फेयर वैल्यू पे शिफ्ट करना है, फिर उसकी एक्स्ट्रा अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, और फिर उसको इम्पेयरमेंट के एंगल से देखना है। तो इसको वर्किंग की तरफ चलते हैं, वर्किंग 2 इसमें रेलिवेंट है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर एक हम सब वर्किंग बना लेते हैं। तो नेट बुक वैल्यू जो सब्सिडरी ने रिकॉर्ड की हुई है, फेयर वैल्यू पे जो हम रिकॉर्ड करेंगे कंसोलिडेशन में, और दोनों का डिफरेंस। तो इस एंगल से ज़रा समझना आसान रह जाएगा। वैसे हम शॉर्टकट कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं इसकी, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। तो एट एक्विजिशन सब्सिडरी ने उस ब्रांड को 25 पर रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि उसकी फेयर वैल्यू 40 है, विच मीन्स के जो अमोर्टाइजेशन ओवर 5 ईयर्स सब्सिडरी ने रिकग्नाइज की हुई होगी वो 5 की होगी, जबकि 40 के हिसाब से वो बनती है 8 की। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 20 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। तो ईयर एंड पे जो फ़र्क है वो 12 का आ रहा है। बट फिर हमें जो उसकी रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है ईयर एंड पर, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो रिकवरेबल अमाउंट गिवन है 28, विच मीन्स के हमारी जो इम्पेयरमेंट चार्ज होनी चाहिए 32 से 28 पर लाएंगे तो 4 की इम्पेयरमेंट चार्ज होगी। और सब्सिडरी ने कोई इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं की होगी, क्योंकि जब रिकवरेबल अमाउंट 28 है, वो तो ऑलरेडी एसेट शो ही 20 का कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो सब्सिडरी की बुक्स में हो रहा है वो हमारे सामने आ गया, जो कंसोलिडेशन के हिसाब से होना चाहिए वो भी हमारे सामने आ रहा है। तो एक्विजिशन डेट पर जो डिफरेंस है वो बनता है 15 का, फिर अमोर्टाइजेशन का इफेक्ट बनता है 3 का, इम्पेयरमेंट का डिफरेंस भी है 4 का,
और फिर टोटल अगर हम नेट डिफरेंस देखें ईयर एंड पर तो दैट इज़ ऑफ 8। इसको अब रिकॉर्ड करें तो देखें एक्विजिशन डेट पर जो डिफरेंस है वो 15 का बनता है कि 25 से 40 पर शो होना चाहिए। बाद में जो चेंजेस हैं वो अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट की हैं, ये पोस्ट एक्विजिशन के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो 3 और 4 की अमाउंट जब हम पोस्ट एक्विजिशन में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये बनती है 7, और ईयर एंड पर जो इफेक्ट है वो बनता है 8 का। तो ये एडजस्टमेंट जो है हमने इस वर्किंग की बेस पर रिकॉर्ड कर दी। अब इसका सेकेंड इम्पैक्ट ऑब्वियसली ये है कि हमारा जो इंटेंजिबल एसेट है ब्रांड का, उसमें 8 इंक्लूड होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। सो अदर इंटेंजिबल एसेट्स में 8 ऐड करते हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है और मार्केट प्राइस जो है वो एक्विजिशन डेट पर 36 है, ईयर एंड पर 40 है। एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू मेजर की जाती है एनसीआई की, ईयर एंड पे नहीं की जाती। तो 36 की वैल्यू को यूज़ करते हुए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अगर देखें तो 200 मिलियन का शेयर कैपिटल शो हो रहा है सब्सिडरी का, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, इसका मतलब है टोटल शेयर्स 20 मिलियन। तो एनसीआई एक्विजिशन पर जब लेंगे 20 मिलियन शेयर्स का 25% एनसीआई के पास है, एक शेयर 36 का था एक्विजिशन डेट पर, विच मीन्स 180। सेम अमाउंट वर्किंग 4 के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर दें। एडिशनल इंफॉर्मेशन 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें जेएल और एसएल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये हमें पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो सब्सिडरी के लिए पोस्ट और प्री फाइंड आउट किए जाते हैं, इसलिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन 60 मिलियन की है। लेकिन रिजर्व्स में जो चेंज आता है पोस्ट एक्विजिशन, प्रॉफिट की वजह से बढ़ते हैं तो डिविडेंड की वजह से कम भी होते हैं। तो डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। सब्सिडरी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, तो हम पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कैलकुलेट कर लेते हैं इन दो इन्फॉर्मेशन की बेस पे। सब वर्किंग 2.2 बना लेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 60 के, उसमें से हम डिविडेंड लेस कर देते हैं। डिविडेंड जो है 200 मिलियन का शेयर कैपिटल है और 10% डिविडेंड दिया इंटरिम, दैट वुड बी 20। तो 40 मिलियन का पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास आ जाता है। तो पोस्ट एक्विजिशन जब हम 40 का लिखेंगे तो 410 माइनस 40, इसका मतलब है जो प्री एक्विजिशन है दैट इज 370। तो हमारे पास रिटेन के प्री और पोस्ट की कैलकुलेशन भी इस तरीके से आ जाती है। इंफॉर्मेशन 5 है कि the loan was granted on 1st July 2017 and carries markup of 10% per annum. A check of rupees 30 million including interest was dispatched by JL on 31st December 2017 but was received by SL after the year end. No interest has been accrued by SL in its financial statements. तो बेसिकली जो लोन है वो अगर आप नोटिस करें तो 120 का है, और क्योंकि जेल ने पेमेंट कर दी है तो वो 96 का इसे शो कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट एक तो ये है कि 24 की जो अमाउंट है वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कैश इन ट्रांजिट है, और बाकी 6 का इंटरेस्ट है जो इन ट्रांजिट है। तो टोटल अमाउंट जो इन ट्रांजिट दी हुई है वो 30 मिलियन, और 10% अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 6 मंथ का 120 का 120 मिलियन का 10% फॉर 6 मंथ, तो वो भी हमारे पास बेसिकली 6 आता है। तो 24 की प्रिंसिपल अमाउंट, 6 की इंटरेस्ट की अमाउंट, टोटल 30 मिलियन। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या क्या होंगी उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सब्सिडरी को इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए, जो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की। तो 120 मिलियन का लोन 10% के हिसाब से 6 मंथ, तो ये इनकम उनकी बनती है 6 की। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे भी टोटल 6 आ जाएगा। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा
कि अब हमें इसको कैश इन ट्रांजिट के अंदर भी इनकॉर्पोरेट करना है। अच्छा, कैश इन ट्रांजिट में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलते हैं। तो 30 का चेक है जो इन प्रोसेस है। अब इस 30 में 6 तो हमने इंटरेस्ट का रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि हमने इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट की, कैश इन ट्रांजिट 30 से डेबिट किया। तो डेबिट 30 से कर रहे हैं, क्रेडिट सिर्फ 6 से कर रहे हैं, बाकी 24 से क्या क्रेडिट होगा, लोन रिसीवेबल, यानी लोन बाकी जो इंस्टॉलमेंट मिल गई वो रिसीव हो गया 24। तो यहाँ पर जो लोन रिसीवेबल है वो भी 120 माइनस 24 96 का हो गया, और जो पेबल शो रहा है वो भी 96 का है। तो इसकी कैंसिलेशन रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि इंट्रा ग्रुप आइटम जो है कंसोलिडेशन में कैंसिल होने हैं। तो बेसिकली लोन टू जेएल अल्टीमेटली ज़ीरो पर शो होगा, और लोन फ्रॉम एसएल भी अल्टीमेटली ज़ीरो पर शो होगा। इंफॉर्मेशन 6 है कि on 1st May 2017 एसएल sold a machine to JL for 52 million at a gain of rupees 12 million. However, no payment has yet been made. सो पेमेंट क्यों के नहीं हुई, तो पहले तो हमें रिसीवेबल और पेबल को कैंसिल करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। गेन जो रिकॉर्ड किया गया है वो 12 मिलियन का है, रिमेनिंग लाइफ 2 ईयर्स है, और ट्रांजेक्शन 1 मई को हुई है। 1 मई से 31 दिसंबर तक 8 मंथ्स का टाइम बनता है। तो नॉन करंट एसेट पे सेल इसमें किया है सब्सिडरी ने, सनफ्लावर लिमिटेड ने, तो वर्किंग 2 के अंदर इफेक्ट लेंगे। गेन माइनस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन शॉर्टकट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। तो जो गेन रिकॉर्ड हुआ है डिस्पोजल पर, दैट इज 12 मिलियन, और इस 12 मिलियन से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है ओवर 2 ईयर्स फॉर 8 मंथ्स, दैट वुड बी 4। तो नेट इफेक्ट जो है वो 8 का है, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है इसके अंदर। तो अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट जो रिकॉर्ड करेंगे हम, 8 का इफेक्ट आएगा। और ऑब्वियसली जो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट आना चाहिए। नेट इम्पैक्ट 8 का रिकॉर्ड कर। इसके बाद 7th इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर जेएल मेड सेल्स ऑफ 250 मिलियन, सेल परचेज प्रॉफिट और लॉस में कैंसिल होगी जो अभी हम नहीं बना रहे, टू एसएल एट 20% अबव कॉस्ट। 60% ऑफ दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन एसएल्स क्लोजिंग स्टॉक। तो सेलर है जेएल यानी पेरेंट, तो हम वर्किंग 5 के अंदर इफेक्ट लेंगे। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड इन्वेंट्री, अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री, पेरेंट इज सेलर। तो जो हमारा इम्पैक्ट है 250 की सेल का 60% इन्वेंट्री आ जाएगी, और मार्कअप लेना है 20%, तो 20/120, तो इफेक्ट इज ऑफ 25। इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो इन्वेंट्री पर पड़ेगा, तो वो हम रिफ्लेक्ट कर देंगे करंट एसेट्स। इसके बाद लास्ट इंफॉर्मेशन है कि इंटरिम कैश डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 10% का, तो इसका इम्पैक्ट तो प्रॉफिट और लॉस और चेंजेस इन इक्विटी में होता है एक। तो दूसरा इफेक्ट ये है कि क्योंकि ये ईयर एंड तक पे नहीं हुआ था, ये पे हो रहा है 2 जनवरी, तो करेक्टली रिकॉर्डेड है, इसका मतलब है रिसीवेबल पेएबल रिकॉर्डेड होगा, उसको हमें कैंसिल करना है। तो हमने डिविडेंड ऑलरेडी भी कैलकुलेट किया था 20 मिलियन का है, लेकिन पूरा 20 मिलियन जो है वो रिलेट नहीं करता पेरेंट से। जो इंट्रा ग्रुप है वो इसका 75% होगा जो पेरेंट का शेयर है सब्सिडरी में। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि दैट इज़ 20 मिलियन यहाँ पर। अब इसकी एडजस्टमेंट ले लेते हैं। तो हमें जो फिगर रिकॉर्ड करनी है रिसीवेबल और पेएबल, वो 75% होगा क्योंकि 20 मिलियन का 75% पेरेंट को मिलेगा, दैट इज़ 15 मिलियन।
तो डिविडेंड रिसीवेबल और पेएबल रिस्पेक्टिवली करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ में शामिल होते हैं, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे। तो सारे क्वेश्चन की जो एडजस्टमेंट थी उनका इफेक्ट आ गया। तो अब हम वर्किंग्स की तरफ चलते हैं और वर्किंग्स 2 से टोटल स्टार्ट करते हैं। तो एक्विजिशन डेट पर जो हमारे नेट एसेट्स हैं दैट इज़ 585। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन है 31 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर इफेक्ट है 616। वर्किंग 2 के बाद हम चलते हैं वर्किंग 3 की तरफ। इन्वेस्टमेंट और एनसीआई की जो एट एक्विजिशन वैल्यू है उसका एग्रीगेट कर लेते हैं, दैट इज़ 690। इसमें से हमने नेट एसेट एट एक्विजिशन लेस करने, जो कि हमारे पास वर्किंग 2 से आएंगे। वर्किंग 2 में हमारी फिगर है एट एक्विजिशन की 585। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 105। वर्किंग 4 की तरफ चलते हैं। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है हमारे पास। हमने पोस्ट एक्विजिशन के अंदर एनसीआई का शेयर लेना है, तो पोस्ट एक्विजिशन हमारे पास 31 है, तो 31 का एनसीआई में शेयर लेंगे, फिर ग्रुप में शेयर लेंगे। तो एनसीआई का शेयर 31 का 25%, दैट वुड बी 7.75, टोटल आ जाएगा 187.75। ग्रुप के अंदर इफेक्ट लेंगे पोस्ट एक्विजिशन का, दैट वुड बी 75% ऑफ 31, दैट इज़ 23.25, टोटल हमारे पास आ जाता है 708.25। वर्किंग 3, 4, 5 को अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो गुडविल फ्रॉम वर्किंग 3 105, रिटेन अर्निंग हम रिकॉर्ड करेंगे वर्किंग 5 708.25, एनसीआई रिकॉर्ड करेंगे वर्किंग 4 187.75। अब टोटल्स करते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टोटल, अदर इंटेंजिबल एसेट्स का टोटल, नॉन करंट एसेट्स का टोटल हमारे पास आ जाता है 1405। इसमें करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं 923 और टोटल एसेट्स आ जाते हैं 2328 मिलियन के। इक्विटी का टोटल करेंगे दैट इज़ 1836 मिलियन। लोन फ्रॉम एसएल तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेते हैं दैट इज़ 492 और इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टोटल है 2328 मिलियन, जो कि हमारा मैच कर रहा है टोटल एसेट्स के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।